जो हमारे सोने के 6 घंटे 8 घंटे होते हैं उसमें हमारे ब्रेन 4 स्टेज में जाता है। माइंड सो जाता है और ब्रेन 4 स्टेज में जाता है। अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा, ये हमारे ब्रेन के 4 स्टेज है। What is the connection between death and the subconscious and conscious mind? जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं तो ये हमारा एक प्लानिंग था कि आपने मेरे से बात की, हम यहाँ पे आए, तो जहाँ से जो हमारी सोल है, जो हम यूनिवर्स से, कुदरत के वहाँ से जो भी हम जहाँ पे 60, 70, 80 साल जीने वाले हैं, तो हम ऐसे ही नहीं टपकते हैं। तो जहाँ पर हमें इतने साल जीना है तो वो हम प्लान करके आते हैं और उसको बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, LBL। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। बहुत सारे हम लोग ऐसे लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं जहाँ से हमें कुछ वाइब आती है और बहुत सारी चीज़ें हम होती हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं होता है। और उसका जवाब हमारे पास क्यों नहीं होता है इस लाइफ में, हम क्या ऐसी चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर क्या क्या बसा हुआ है, क्या दुनिया है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के एपिसोड में बात होने वाली है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गेस्ट पिंकल जी ऑन द शो टुडे, जहाँ पे वो एक होलिस्टिक एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो आइए उनसे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। तो माइंड पावर है, फिर होलिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें आती है, टैरो रीडिंग है, ग्राफोलॉजी है, ये है वो है, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि माइंड जो है वो माइंड पावर क्या है, व्हाट इज इट, और हमारे बॉडी में माइंड है कहाँ? आप कंप्यूटर यूज करते हो? जी कंप्यूटर में मदरबोर्ड और हार्डवेयर का पता है? हाँ। तो एक मदरबोर्ड है वो हमारा माइंड है और हार्डवेयर है वो हमारा ब्रेन है। एक्चुअल ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है और माइंड हमारे बॉडी की एक एनर्जी है जो हमारे ड्यूटी के आसपास में है और वो एनर्जी फॉर्म में है। उसके ऊपर सर्जरी नहीं हो सकती। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, माइंड हेमरेज नहीं हो सकता। तो माइंड दो है और ब्रेन दो है, छोटा मगज और बड़ा मगज, और सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, और दोनों का काम अलग है। लेकिन मोस्टली माइंड एंड ब्रेन सब लोग एक ही समझते हैं कि माइंड पूछोगे तो यही है, ब्रेन ये है, माइंड ये है। वाओ, इट इज वेरी एनलाइटनिंग ऑलरेडी कि अच्छा हमारा माइंड यहाँ पे है। सो नाउ आई विल स्टार्ट थिंकिंग दैट वे। एक्सपीरियंस से बताती हूँ। आप टू व्हीलर चलाते हो? जी। कभी भी अगर आप टू व्हीलर पे स्पीड पे हो या आपका ध्यान बातों में है या कुछ सोच में है और अचानक से सामने से अगर गाय आ गई या फिर कोई भी व्हीकल आ गई और आपको शॉर्ट ब्रेक मारनी पड़ी ना, तो आपको पेट में फाड़ पड़ेगी, दिमाग में नहीं। वेरी ट्रू। क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ हो गया होता तो, क्योंकि वो तो एनर्जी फॉर्म में है। तो तुरंत ही वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। माइंड में कुछ नहीं, मतलब ब्रेन में कुछ नहीं होता है। राइट, मतलब ये जैसे कि एक एक्सपीरियंस आपने बताया, वैसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जैसे कि कोई बैड न्यूज आ रही है या ऐसा कुछ है तो तुरंत ही स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, टॉयलेट जाना पड़ जाएगा, डायरिया हो जाएगा। अगर छोटा बच्चा है उसको तो माइंड एंड ब्रेन का डिफरेंस भी नहीं पता है, लेकिन उसने स्कूल में होमवर्क नहीं किया है तो तुरंत ही उसको पेट में दुख रहा है, पेट दुख रहा है, और मम्मी बोलती है कि पेट का कुछ है, होता ही नहीं, इसलिए वो तुरंत कंप्लेन पेट की है। लेकिन वो उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है कि मैं स्कूल में जाऊंगा तो टीचर मुझे बोलेंगे, डांटेंगे, तो इसीलिए उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमने एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बात की। इसके माइंड के रिलेटेड हम एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बात करते हैं। अगर किसी को फ्लाइट पकड़नी है, चलो फ्लाइट भी नहीं, स्कूल में बच्चे हैं, पिकनिक में जाना है, तो जैसे ही पिकनिक में जाने का है कि बच्चे, मम्मी बोलेगी कि कल सुबह 5 बजे हम उठा देंगे, तो मम्मी उठाने जाएगी ना, उससे पहले बच्चा उठ जाएगा। एक्साइटमेंट नहीं, उसका माइंड ने उसको उठा दिया। क्योंकि जैसे ही अगर हमारी फ्लाइट है और फ्लाइट अगर मिस नहीं होनी चाहिए तो अलार्म बजेगा ना, उसके 5 मिनट पहले ही हमारी आंख खुल जाती है, क्योंकि हमारा माइंड हमको उठा देता है। राइट। इसको हम टेलीपैथी भी कह सकते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट होता है क्या? कॉन्शियस माइंड से फाइनल करना पड़ता है कि मुझे ये मिस नहीं होना चाहिए, तब जाके सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है।
इनर वॉइस एंड आउटर वॉइस, दो वॉइस जब मैच होते हैं तब जाके सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। ओके। और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये दोनों जो हैं ये कब काम करते हैं और कब रेस्ट करते हैं? अभी आपके कितने माइंड वर्क कर रहे हैं? अभी तो ये कि अभी आपके दोनों माइंड, मेरे भी दोनों माइंड, और जो भी सुन रहे हैं सबके दोनों माइंड काम कर रहे हैं। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। जब हम सो जाते हैं ना तब जाके कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन हम जब सोने के लिए पथारी में जाते हैं ना तो तुरंत हम सो नहीं जाते हैं, सोचते रहते हैं। सोचते सोचते धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, अपर आ जाता है, और कॉन्शियस माइंड डिपर जाके फिर वो सो जाता है। और फिर जो हमारे सोने के 6 घंटे 8 घंटे होते हैं उसमें हमारे ब्रेन 4 स्टेज में जाता है। माइंड सो जाता है और ब्रेन 4 स्टेज में जाता है, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। ये हमारे ब्रेन के 4 स्टेज हैं। अल्फा स्टेज में हम जो सोचते हैं वो रियलिटी में आता है। हम कई बार बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की दुनिया में है ना वो ही हमारी बाहर की दुनिया में रिप्रेजेंट होता है, और वो जो हमारे अल्फा स्टेज में है। ओके। और अल्फा स्टेज में मोस्टली हम रात को सोने के समय जो हमको नहीं चाहिए ना वो ही सोचते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, या कोई बैड एक्सपीरियंस है, नेगेटिव इफेक्ट है, या कोई टेंशन है, कुछ भी हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, तो दूसरे दिन हम लाइफ में वो ही अट्रैक्ट करते हैं। फिर अल्फा स्टेज से हम बीटा स्टेज में चले जाते हैं, लेकिन कई बार वो टेंशन इतनी ज़्यादा रहती है कि अल्फा में से हम बीटा में जाते ही नहीं हैं। इसीलिए कई लोग सुबह उठते हैं, या आपने और मैंने भी एक्सपीरियंस किया होता है कि हम सुबह उठते तो बोलते हैं कि कल तो मैं सोई नहीं, मैं पूरा रात कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था। क्योंकि वो बीटा स्टेज ही 8 घंटे की नींद में सिर्फ 2 ही घंटे ऐसा है कि जो डीप स्लीप है और पूरे बॉडी को रिलैक्स करती है, और वो बॉडी रिलैक्स नहीं होती है तो दूसरे दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम एनर्जी वाले नहीं होते, फ्रेश नहीं फील करते। और कई बार बोलते हैं कि कोई बोलेगा कि यार कल तू सही में सो रही थी, नहीं मेरा दिमाग तो चालू ही था। क्योंकि वो अल्फा स्टेज में से हम बीटा स्टेज में हम गए ही नहीं है। ओके। और फिर बीटा से जब सुबह हम उठते हैं तो हम डायरेक्ट आंख नहीं खोल देते, पहले आंख खोलते हैं, फिर करवटें बदलते हैं, देखते हैं कुछ, फिर जाके कुछ सोचते हैं, उठूं सो जाऊं, और कुछ दिमाग में चलता रहता है, तभी भी हम अल्फा स्टेज में होते हैं। और अल्फा स्टेज पावरफुल स्टेज है, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड अप है और कॉन्शियस माइंड लो है। एक्चुअल पूरा दिन हम कॉन्शियस माइंड पे ही अप रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डाउन रहते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड का पावर सिर्फ 10% है। ओके। और सबकॉन्शियस माइंड का पावर 90% है, और मोस्टली हम कॉन्शियस माइंड से ही काम करते हैं। तो वो 10% का कितना यूज होगा तब जाके भी कितना होगा। और सबकॉन्शियस माइंड का पावर 90% है। जो आइंस्टाइन है उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड का 90% का 4.5% यूज किया है। बाप रे। हमने कितना किया होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से ही वर्क करते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर हार्ड वर्क करते हैं। और कई बार ये सब चीजें हम सबको पता नहीं है, लेकिन पता है ऐसा है। सबकॉन्शियस माइंड का पावर हम सबको लॉजिकली पता नहीं है कि कैसे क्या काम करना है, कैसे करना है, वैसे ये एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन इनर वॉइस एंड आउटर वॉइस जब एक हो जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल हो गया, तो काम हो जाता है। तो कई बार सोचते हैं मैंने 10 चीजें देखी है, इसमें से 2 हुई, 8 नहीं हुई। कई बार किसी लोगों का 10 में से 6 होता है, 4 नहीं होता है। तो अगर वो हम वर्कआउट करेंगे ना तो पता चलेगा कि वो जो चीजें नहीं हुई है इसमें इनर वॉइस एंड आउटर वॉइस एक नहीं था। ओके। जब भी ये दोनों एक हो जाएंगे, काम होना है, होना है, होना ही है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हमारे इनर और आउटर वॉइस यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक होके काम करें? हम उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं? आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं ऑपोजिट आंसर देती हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन ही होता है, हमको कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है।
ओके। क्योंकि दिस इज रियली सबकॉन्शियस न्यू। माइंड को तो कोई बाउंड्री ही नहीं है, हाँ। उसको तो सब कुछ पता है, वो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज हमारे पास पहुंचाने के लिए कैपेबल है, वो ट्रेन है। उसको सही बुरा, ये गलत है या मतलब ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, उसको पता ही नहीं है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ट्रेन हमको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस के पास जाना है। फनी बात ये है कि कॉन्शियस माइंड जो है ना वो बॉस है और सबकॉन्शियस माइंड है ना वो सर्वेंट है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड बॉस है उसके पास 10% ही पावर है, जो सर्वेंट है उसके पास 90% पावर है। जैसे हमारे घर में मेड है तो हम बॉस है, लेकिन पावर तो उसके पास ही ज्यादा रहेगा ना। मैं आज नहीं आऊंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर घर पे खाने के लिए हस्बैंड आए हैं, भाई पहले खा लो, आने वाली है, बर्तन साफ करने हैं, पावर उसके पास ज्यादा है। हस्बैंड कमा के लाते फिर भी हम खैर तो मेड की ही करते हैं। ट्रू। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारा सर्वेंट है और कॉन्शियस माइंड जो है वो हम बॉस है। तो बॉस के पास लेकिन पावर क्या है, उसको पता है किससे कैसे काम लेना है। तो सर्वेंट जो है उसको वो पता नहीं है क्या करना है क्या, इसलिए तो वो सर्वेंट है, वरना वो बॉस नहीं होता। उसके पास वो लॉजिक नहीं है जो कॉन्शियस माइंड के पास है। तो कॉन्शियस माइंड से प्लान करना पड़ता है, उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, वर्कआउट करनी पड़ती है, तो तब जाके वो सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। लेकिन अगर बॉस क्लियर नहीं है, जैसे मेरे पास एक स्टाफ में है, मैंने उसको बोला कि भाई गेस्ट आ रहा है, तू जाके कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ। वो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया, अभी लेके आ रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ बैल मार के, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए, तू जाके चाय लेके आ। वो वापस जा रहा है, चाय लेके आ रहा है, चाय बना दी उसने, और फिर दिमाग में आया कि अच्छा है कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर चाय रहने दे, आइसक्रीम। अब मैं उसको आइसक्रीम लाने के लिए बोलूंगी ना, तो वो काम में मतलब फ्लेवर नहीं होगी, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे मेरे गेस्ट को क्या देना है। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमारे कॉन्शियस माइंड में हम कंफ्यूजन है, तो वो जो हमारा बॉस है ना वो क्लियर काम नहीं करेगा, मतलब सर्वेंट, क्योंकि बॉस कंफ्यूजन में है। उसको एकदम ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी चाहिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो, जैसे मैंने पिकनिक का एग्जांपल दिया, तो बच्चे को पता है कि कल मुझे पिकनिक में जाना है तो 5 बजे उठना है, तो वो अलार्म से पहले ही आंख खुल जाएगी, एग्जैक्ट 4:55 को उसकी आंख खुल ही जानी है। और ये आपने और मैंने दोनों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अगर कॉन्शियस माइंड क्लियर है कि ये करना ही है और हमें ये चाहिए ही, और वो वही ऑर्डर्स सबकॉन्शियस माइंड को देता है, तो वो हो जाएगा 100% ऐसा ही। लेकिन उसमें माइनर, मैं एकदम डीपली क्लैरिटी दे रही हूँ। जैसे कॉन्शियस माइंड से तो सब बोलेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो थोड़ी ना सब कॉन्शियस माइंड देगा। कौन बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। राइट। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बोलने के साथ इनर वॉइस भी मैच होना चाहिए। इनर वॉइस मैच होने के साथ में उसके वो फीलिंग्स भी ऐड होनी चाहिए। एक होती है एक डिजायर और एक होती है बर्निंग डिजायर, उसका वाइब भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों चाहिए। क्योंकि वो अगर मुझे पैसे चाहिए तो वो पैसे से मैं क्या करने वाली हूँ, वो क्लैरिटी नहीं होगी तो वो फ्लेवर पैसे कमाने के लिए मेरे अंदर आएगी ही नहीं, मेरे अंदर ही नहीं आएगी। मतलब मेरे सबकॉन्शियस वो अपॉर्चुनिटी लाके मुझे देंगे ही नहीं, कि उसको तो सिर्फ चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए वो ही पता नहीं है, अभी कुछ और बोल देगी। जैसे मैंने एक सर्वेंट का एग्जांपल दिया, मैं फिर बाद में ऐसे मैं 2-3 बार करूंगी, फिर इसके बाद कोई गेस्ट आएगा, मैं सर्वेंट को बोलूंगी कि तू आइसक्रीम लेके आए, 10 मिनट बैठा ही रहेगा कि अभी कुछ और ऑर्डर आया है। चलो देखते हैं, क्लैरिटी पे तो आ जाने दो। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड फिर बैठा ही रहेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी लाके नहीं देगा कि अभी कुछ और बदल जाएगा दिमाग इसका। चलो बैठे रहो आराम से, उसके अंदर ही क्लैरिटी चेंज हो जाएगी। ओके। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। कई यूट्यूब पे सब बोलते हैं कि ये एफर्मेशन वो, लेकिन वो एफर्मेशन से कुछ नहीं होता है। वो एफर्मेशन के साथ हमारे अंदर एक फ्लेवर भी ऐड होनी चाहिए, वरना वो तो मैकेनिज्म हो गया, रट्टा हो गया। मैं आज आंख बंद करके बैठी रहूं, एफर्मेशन देती रहूं कि मेरे पास 5 लाख हो, मेरे पास नेक्स्ट मंथ मर्सिडीज कार आ जाए, तो वो नहीं होगा। सिर्फ एफर्मेशन से कुछ नहीं होता है।
एफर्मेशन के साथ हमारा सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, इनर वॉइस, आउटर वॉइस और हमारी क्लैरिटी, बहुत कुछ जाके तब जाके ये माइंड एंड ब्रेन एक होता है। राइट। तो जैसे आपने कहा कि माइंड और ब्रेन अलग है और माइंड का काम आपने समझाया, तो फिर ब्रेन का काम क्या है? वही ब्रेन जो है उसको समझ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने फोर व्हीलर चलाई है, कार? तो जैसे कार हम जब फर्स्ट टाइम चलाने के लिए जाते थे, क्योंकि अभी तो बजाज स्कूटर बहुत कम हो गए, इसलिए मैं स्कूटर का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ। तो गियर है, क्लच है कार में और ब्रेक है। तो जो भी हम कार जब सीखते हैं ना, तो जैसे ही ये तीनों करने जाते हैं ना, तो तुरंत ही धक्का मार के बंद हो जाती है। जैसे ही हम कार जब स्टार्ट की होती है सीखने के लिए, राइट, बंद हो जाती तो सेम सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड ब्रेन, ये कार के जो तीन है ना, एक गियर है, एक ब्रेक है, क्लच है, ये तीनों है, ये तीनों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे हम चलाते हैं कार, तो थोड़ी आगे जाती है, फिर एकदम से बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे अगर हमको एक स्पीड आ गई, तो भी पूरा हम कॉन्शियस माइंड हमारा रहता है कि बात नहीं करने का, फोन नहीं उठाने का, देखने का नहीं, ये सब हम देखते रहते हैं, क्योंकि वरना कार बंद हो जाएगी। और एकदम से चढ़ान आ गया तो भी धक धक स्टार्ट हो जाती है कि बीच में बंद तो नहीं हो जाएगी। वैसे ही ब्रेन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन वही है, वो प्रैक्टिस से ही स्मूथ होता है। ओके। फिर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप किसी से भी बात करो, कुछ भी करो, कुछ भी देखो, कार बंद ही नहीं होगी और स्पीड पे ही जाएगी और हाइट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ब्रेन माइंड के दोनों के साथ का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन जैसे मैम बहुत सारे माइंड पावर के अगर हम बात करें तो माइंड पावर के सेशंस होते हैं जहाँ पे बच्चों को बोलते हैं कि अगर उनकी मेमोरी थोड़ी लो है तो उनकी मेमोरी शार्प करने के लिए आप माइंड पावर के वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए। फिर अगर आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी है तो आप 1 मिनट में या इतने में वो पढ़ सकते हैं। दैट्स हाउ योर माइंड कैन बी ट्रेन्ड। आप माइंड पावर के अगर वर्कशॉप में अटेंड करते हैं, 2 दिन के होते हैं, 3 दिन के होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है, एंड इज दैट ट्रू? एक्चुअल माइंड पावर की वर्कशॉप होती है और जो पेरेंट्स माइंड पावर में बच्चों को भेजने का भी प्लान करते हैं, वो पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि माइंड पावर क्या है एक्चुअल। क्योंकि हम बच्चों को सिखाना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो नॉलेज सही में हमारे पास भी कितनी है और हम जहाँ पर भेज रहे हैं उनके पास भी कितना है, वो सब भी देखना चाहिए। ऐसी कोई मेमोरी नहीं है या ऐसा कोई माइंड पावर नहीं है कि यार 1-2 घंटे में पूरी बुक आप पढ़ पाओ। वो हर एक चीज़ प्रैक्टिस से ही होती है, बिना प्रैक्टिस से कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चों को अगर माइंड पावर की ट्रेनिंग में जाते हैं, ये ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन, प्रैक्टिस और बहुत सारी अलग अलग थेरापी है माइंड पावर के अंदर ही, तो वो सबसे बच्चे के अंदर जो स्ट्रेस रहता है, तनाव, वो बहुत कम हो जाता है और बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, और ये कोई भी ट्रेनिंग चलेगी तो ट्रेनिंग का 10% ही रिजल्ट होता है 100 में से, क्योंकि बाकी 90% लोग आते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, 10 दिन 20 दिन के बाद हम वही अच्छे हैं, फिर वही रफ्तार वाले, जो है जैसा है वैसा है। राइट। तो जैसे आपने कहा कि माइंड पावर का अलग अलग सेशंस होते हैं, अलग अलग थेरेपीज होती हैं, तो आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, आपने कैसे कैसे क्लाइंट को फेस किया हुआ है? कोई चैलेंजिंग केस हो जिसका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकें? चैलेंजिंग तो मैं उसके लिए ऐसा बता सकती हूँ कि जो भी क्लाइंट आते हैं ना, वो तभी आते हैं कि उनके लिए तो वो बहुत बड़ा है। सबका एक ऐसा रहता है कि सबकी परवरिश अलग है, सबका नेचर अलग है। सेम प्रॉब्लम में भी रूट कोज अलग रहते हैं। सेम वो दवाई वाला नहीं होता है, लाल लीली पीली 3 दवाई दे दी और ठीक हो गया, वो नहीं रहता है। और ज़्यादातर बच्चे में मैं ये ज़्यादा वर्क डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है। पेरेंट्स उन पे प्रेशर डालते हैं कि उनको कुछ बनाना है। बच्चे में क्या है कि बच्चे को जब पता है ना, मेरे पास ये तो एक कॉमन आया है जो आपने कॉमन बताया कि पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चे को, तब बच्चे के साथ ये सब वर्क करके पता चलता है
कि कोई नहीं बोलते कि परसेंटेज कम हो गए, फेल हो रहा है वो, तो पेरेंट्स उनको जो प्रेशर दे रहे हैं ना, तो बच्चे हैं वो उनको सामने कुछ बोल नहीं सकते, तो वो बच्चे की प्रोसेस वो होती है कि अब हम परसेंटेज ही नहीं लाएंगे, फेल होंगे, तब क्या कर लेंगे वो उनको पनिशमेंट देते हैं। ये कॉमन निकला है। फिर वो बच्चे को क्लियर करना पड़ता है कि उनको पनिशमेंट देने के साथ साथ तुम्हारी लाइफ भी खराब हो रही है, फिर जाके उनके परसेंटेज में ग्रो अप होता है। तो वो जो एक स्ट्रेस पेरेंट्स का रहता है, ये थोड़ा माइंड पावर के साथ पेरेंटिंग पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तभी जाके बच्चे ग्रो अप हो पाते हैं। अलग केसेस की बात करें तो जैसे कोई डिप्रेशन में है या फिर किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं के वहीं रुके हुए हैं, तो यू नो तो वो कैसे सेशंस लेते हैं आपके पास और क्या-क्या थेरेपीज आप उन्हें देते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? क्लिनिकल काउंसलिंग है, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी है, ग्राफोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, क्योंकि ये होलिस्टिक वर्क है। जो आया हुआ बंदा है वो कौन सी उसके अंदर रिदम में से जाएगा, वो देखने के बाद वो प्रोसेस, क्योंकि ये होलिस्टिक वर्क है, तो ऐसा नहीं है कि यही है आपको यही करना पड़ेगा। कोई रेड कलर से समझेगा तो कोई ग्रीन कलर से समझेगा, वैसे ही कोई क्लिनिकल हिप्नोथेरापी करनी पड़ती है, तो किसी को क्लिनिकल काउंसलिंग में जाना पड़ता है, तो किसी को सिर्फ गूगल मैप के जैसे टैरो से या ग्राफोलॉजी से थोड़ा सा गाइडेंस की ही ज़रूरत होती है, या किसी का ओरा चक्रा और डीप क्लीनिंग भी करना पड़ता है, या किसी के बिलीफ ही अंदर इतनी डीप उतर गई है कि वो बिलीफ चेंज करनी पड़ती है। और इसका प्लस पॉइंट बोल सकते हैं या माइनस पॉइंट बोल सकते हैं। ये ऐसा है कि जिसको अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे मेरी मदर या मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे लेके आएंगे तो मैं कुछ नहीं मतलब मैं नहीं निकल पाऊंगी। मुझे निकलना है तो मैं इजीली निकल जाऊंगी इसमें से, सपोर्ट से। राइट। जैसे एक एग्जांपल से, कोई कुएं में गिर गया है, तो वो गिरे तो हमने ऊपर से रस्सी डाली उसको निकालने के लिए, उसने रस्सी पकड़ भी ली, लेकिन वो बॉडी का सपोर्ट ही नहीं देगा, तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो बहुत डैमेज हो गया होगा, घिसा हुआ होगा, क्योंकि उसने सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन उसने सपोर्ट दिया, हमने रस्सी डाली है, तो वो पैर से ऐसे और उसका पूरा बॉडी ऐसे रहेगा और वो बाहर निकलेगा, तो वो बिना डैमेज से बाहर निकलेगा। वैसे ये सब सेशन में अगर इंसान को खुद इसमें से निकलना है, आगे निकलना है, ग्रो अप होना है, तो ही हो सकता है। राइट। सो इट्स ऑलवेज आवर विल, आवर एनर्जी एंड आवर वाइब की अंदर से आपको आवाज आनी चाहिए कि मुझे अब निकलना है यहाँ से। या फिर ऐसा भी होता है, मेरे पास वो भी है कि उनको नहीं होती है, फैमिली वाले लेके आते हैं, तो सेशन बढ़ जाते हैं। पहले रेपो बिल्डिंग होता है, फिर उसके बाद उनको एक कन्विंस करके मुझे उनके सामने जाना पड़ता है, फिर बात करके हाथ पकड़ के यू टर्न करना पड़ता है, फिर जाके मिरर बताना पड़ता है। तो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, जो एक सेशन में कंप्लीट होता है वो 5 सेशन में होता है। ओके। अब मैम लेकिन रिजल्ट मिलता है। जी। अब क्लिनिकल थेरेपी की अगर हम बात करें तो लाइक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, अब हिप्नोटिज्म है तो उसको बस ज्यादातर लोग एक ही बात समझ में आता है कि अगर आप हिप्नोथेरेपिस्ट है तो आप मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपकी आंखों में देखूंगी 3-4 मिनट के लिए, यू विल कंट्रोल मी, दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया इज। लेकिन इससे अलावा व्हाट इज क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, वो क्या होता है, प्लीज हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सही बात पूछी है, क्योंकि मैं भी बहुत कम लोगों के सामने क्लिनिकल हिप्नोथेरापी बोलती हूँ। क्लाइंट को भी कई बार थेरापी हो जाने के बाद, उनको रिजल्ट आ जाने के बाद बोलती हूँ कि ये हिप्नोथेरापी थी, हिप्नोसिस था। क्योंकि जैसे ही हिप्नोथेरापी या हिप्नोसिस बोलते हैं ना, तो हिप्नोटाइज ही समझ लेते हैं, हिप्नोटाइज से दूर भागते हैं। तो अगर किसी को भी बोलना, जैसे अभी भी मैंने आगे बोला कि थेरापी, क्योंकि हिप्नोसिस पता ही नहीं है, हिप्नोसिस हमारे खुद के ही सबकॉन्शियस माइंड से डीपर ट्रांस लेवल है, जो हमारे एक्सपीरियंस से हमारे खुद के अंदर उतर गया है, उसको ही हमको बाहर खुद ही निकालना है। जैसे एक प्लांट है, तो वो प्लांट में जैसे निंदण करते हैं ना, वैसे ही हम हमारे खुद के अंदर जाके, वो थेरापी के अंदर,
और हम हमारे खुद के ही निंदन करते हैं और वो जो निकलता है उसके सामने एक नया डीप रूट डालते हैं। सो ये कैसे होता है? ये लॉन्ग प्रोसेस होता है? ये कितने घंटों का प्रोसेस होता है? कितने सेशंस का प्रोसेस होता है? कैसे होता है? किसके लिए होता है? ये सबके लिए, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, पॉजिटिव वे में भी होता है। बहुत सारे क्लाइंट मेरे ज़्यादातर ग्रो अप होने के लिए, ज़्यादा हेल्थी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए, कई बार अपने पास्ट जो बगेज है उसको निकालने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नहीं, जैसे हम मोबाइल में सब डेटा निकाल देते हैं कि भाई चलो मोबाइल खाली हो गया, फॉर्मेट कर देते हैं, तो ये रीसेट कर देते हैं। बहुत, हाँ, ये सब के लिए भी ये बहुत यूज़ होता है। टाइमिंग का तो बॉडी के बॉडी ऊपर होता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये 45 मिनट्स का या ये 30 मिनट्स का या ये 20 मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड कोई जैसे पॉजिटिव चीज़ों के लिए कोई हिप्नोथेरेपी के लिए आता है, तो जैसे पॉजिटिव चीज़ें हो गई कि किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर किसी को करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर किसी की हेल्थ का इश्यू है, ये चीज़ें होती हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं? मेंटल पीस। शादी के लिए तो आज तक कोई नहीं आया। ओके, इसमें कैरियर के लिए आए हैं, हेल्थ के लिए ज़्यादा आए हैं, क्योंकि जब थक जाते हैं ना तो हेल्थ में इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। ओके। क्योंकि मोस्टली कैरियर के लिए अवेयर भी लोग नहीं है, सब नहीं है। कैरियर नहीं हो रही है तो नहीं, चलो धक्के खाओ या फिर गिव अप कर देते, लेकिन कैरियर के लिए भी अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। हेल्थ के लिए क्या है कि अब बॉडी भी काम ही नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने भी कई बार बोल देते हैं कि आपको मन का ही है, आप या ये कर लो वो, तो हेल्थ के लिए ज़्यादा आते हैं। 80% हेल्थ के लिए है, 20 कैरियर के लिए। शादी के लिए तो कोई नहीं है। रिलेशनशिप के लिए बोल सकते हैं, राइट। रिलेशनशिप के लिए, बच्चों के ग्रो अप के लिए, ये सब के लिए थेरापी बहुत लेने के लिए आते हैं। अब जैसे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी या फिर क्लिनिकल हिप्नोसिस हो गया, अब उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले जो होते हैं कि अब लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है हमने, अब हमें स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर जाना है, बट फॉर दैट वी हैव टू क्लेंज आवर एनर्जीज एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम कौन से पाथ में जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल पाथ में भी बहुत सारा होता है, तो ऐसे लोग आते हैं और ऐसे लोगों को आप क्या सेशंस अगर देते हैं, अगर आते हैं तो? इसमें भी बहुत सारे फांटे हैं। कई लोग आते हैं, बात करते हैं, तो मैं स्पिरिचुअल बात करती हूँ कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, तो मैं पूछती हूँ कैसे। धर्म और स्पिरिचुअल दोनों अपोजिट है। जो धार्मिक है ना वो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन जो स्पिरिचुअल है ना वो धार्मिक है। ये भी बहुत गलत फहमी है लोगों को कि बहुत पूजा पाठ करना या मंदिर जाना या दर्शन करना, उपवास करना, धर्म हमेशा हमको वीक करता है और स्पिरिचुअल हमेशा हमको स्ट्रेंथ देता है। जो धर्म है ना वो हमको अंधश्रद्धा तरफ ले जाएगा और स्पिरिचुअल हमको श्रद्धा तरफ ले जाएगा। तो ये भी दोनों एक दूसरे के पाथ में है ही नहीं। लेकिन जो स्पिरिचुअल है ना वो धार्मिक हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल में भी बहुत सारे है, लेकिन वो धर्म से अलग ही कुछ है। वो एक स्पिरिचुअल, जो इंसान स्पिरिचुअल में आ गया ना उसके अंदर हैप्पीनेस, पीस, सुकून, लाइफ में कितने भी पंगे हैं फिर भी स्माइल, वो सब नेचुरली कि हाँ ये सब तो रहेंगे, इसके बिना लाइफ ही नहीं है। वो स्पिरिचुअल में आ जाएगा, वो उसमें से पूरे दिन में कुछ ना कुछ निकाल के स्माइल करने के लिए या पीस रहने के लिए, अपने आप को प्राउड कराने के लिए, हाँ मैं कुछ हूँ, वो ढूंढ ही लेगा जो स्पिरिचुअल है वो। जैसे स्पिरिचुअल की बात की, हम सोल की भी बात करेंगे कि सोल की जर्नी क्या होती है, कि आफ्टर डेथ सोल कनेक्ट करने की ट्राई करता है, क्या होता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड या फिर माइंड पावर, वो कैसे सोल में हेल्प आउट करता है या फिर उसके साथ जाता है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन डेथ एंड द सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड? डेथ की बात करते हैं, साथ में डेथ की बात का आंसर बाद में देती हूँ, पहले लाइफ की बात करती हूँ। जैसे क्लिनिकल हिप्नोसिस जो है ना उसमें लाइफ का बात हम बहुत अच्छी तरह से हिप्नोसिस थेरापी में लाइफ में प्लान कर सकते हैं। जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं तो ये हमारा एक प्लानिंग था
कि आपने मेरे से बात की, मैंने हाँ बोला, हम यहाँ पे आए, कुछ प्लान करके हम बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ से जो हमारी सोल है, जो हम यूनिवर्स से, कुदरत के वहाँ से जो भी हम जहाँ पे 60 70 80 साल जीने वाले हैं, तो हम ऐसे ही नहीं टपकते हैं। जहाँ हमको 2-3 घंटा 4 घंटा या 1 दिन के लिए जाना है तो हम प्लान करते हैं। तो जहाँ पर हमें इतने साल जीना है तो वो हम प्लान करके आते हैं, और उसको बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, LBL। जो हमारी लाइफ है एक खत्म हुई और दूसरी जो हमारी जर्नी है, वो दोनों के बीच का एक लाइफ प्लान होता है, और वो लाइफ प्लान के हिसाब से जो हमारा चल रहा है, तब हमको हैप्पीनेस, पीस एंड सुकून मिलता है। मटेरियलिस्टिक की बात नहीं है, ये पैसे से हम नहीं खरीद सकते, लेकिन हम लाइफ पाथ पे है तो ये हमको नेचुरली मिलेगा। और हम लाइफ पाथ पे है तो हम जो कर रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए इजी होता जाता है। लेकिन अगर हम लाइफ पाथ पे नहीं है, मतलब जो प्लान करके, आज जैसे आपने जो प्लान किया ये सेशन का, उस हिसाब से ये सब नहीं हुआ, तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे। लेकिन जो आपने प्लान किया उस हिसाब से ये हुआ, तो इसके बाद भी आपकी सुकून दुगनी हो जाएगी, पीस दुगना हो जाएगा, हैप्पीनेस दुगना हो जाएगा, मतलब आपके प्लान के हिसाब से हुआ। तो जब भी रूटीन लाइफ में हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, तो एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि जो मेरा सोल प्लान है उसमें तो कहीं मैं रॉन्ग ट्रैक पे नहीं हूं ना, क्योंकि जो प्लान किया है वो ही मिलेगा तो ही हैप्पीनेस होगी, वरना नहीं मिलेगी। कई बार कुछ भी नहीं होता है, लेकिन छोटी चीज में भी हमको हैप्पीनेस मिल जाती है, क्योंकि वो लाइफ पाथ का हिस्सा है। और अब डेथ की बात करते हैं, तो जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद ये हमारा जो है उसके ऊपर भी 3D 4D एंड 5 डायमेंशन है। 5 डायमेंशन के बाद फिर हम यूनिवर्स में चले जाते हैं, और हमारी डेथ के बाद वो डायमेंशन ओपन हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी की डेथ होती है ना, तो हर एक धर्म में दिया जलाते हैं या कैंडल या कुछ भी। तो वो लॉजिक क्या है कि आप ऊपर लाइट में देखो, हम जैसे ही किसी की डेथ होती है तो साइड में एक दिया स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमको उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता है कि क्यों लाइट रखनी है, दिया या फिर कैंडल, ये दोनों जैसे ही जिसकी भी डेथ हुई है तुरंत ही रख देते हैं। तो हमारा वो पुराने जो थे उनका जो भी रिवाज है उसके पीछे कुछ लॉजिक है, लेकिन हम अंधश्रद्धा की तरह बोला है करो, कुछ पता ही नहीं है। तो वो जो लाइट है तो उसका वो है कि भाई ऊपर डायमेंशन में आपको लाइट दिखेगी, आप वहां पे चले जाओ। फिर 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स, जैसे जिसकी सोल की जर्नी, फिर वो डायमेंशन बंद हो जाता है, फिर आप ऊपर नहीं जा पाते हो। फिर आपको ऊपर जाने के लिए किसी के बॉडी की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको यही डायमेंशन में घूमना पड़ता है। और धर्म में बोलते हैं पितृ नड़ रहे, वो है, या आप ये विधि करा दो, वो सब। लेकिन वो पितृ आपको, आज मैं जैसे हूं, अगर मैं मर गई तो मैं पितृ बन गई, तो मैं मेरे बच्चे को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मैं कर रही हूं तो वो क्यों कर रही हूँ। अब जब मेरे पास डायमेंशन में ऊपर जाने के लिए लाइट थी, तब मैं रो ककड़ कर रही थी, नीचे फैमिली वाले सब रो रहे होते, तो वो लाइट में थोड़ी ना चले जाएगा। और जैसे ही समय चला जाता है उसके बाद सब अपनी लाइफ में होते हैं और उसके पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो फंस गया। जैसे एक जर्नी में भी अगर हम कहीं पे हमारे रिलेटिव्स के वहाँ या फ्रेंड के वहाँ पे जाते हैं, और वो हमको ट्रेन पे या एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं, स्टेशन पे, या और उस टाइम पे अगर हम इतने रो रहे हैं तो उसको जाने में दिक्कत ही होगी, वो पीसफुली नहीं जाएगा, हैप्पी वाला बाय नहीं था। तो ये डेथ के बाद का भी ये पूरा इतना लंबा पंगा है कि कोई पूर्वज या कोई एंसेस्टर किसी को पेन अपना नहीं चाहता है, लेकिन उनके साथ इतना कुछ हुआ होता है उनकी डेथ के बाद कि वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये सोल जर्नी लाइफ की और डेथ की बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा जी। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें जानने को मिली कि जो दरवाजा खुला है उसमें चले जाओ। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे जब भी टाइम आता है, आज कल परसों, 1000 साल बाद, 100 साल बाद, गो। डेथ इज अ सेलिब्रेशन कि आप आपके घर पे वापस जा रहे हो। और मेरे फैमिली में मेरी मदर की भी डेथ हुई थी, तो हमारे फैमिली में मैं नहीं, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, मेरे कोई नहीं रोया था,
जैसे ही हमने मम्मी को अग्नि संस्कार लेने के लिए उठाया तो तुरंत हमने गीत स्टार्ट किया था कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। वाह। तो वो सोल को जाने में भी इजी रहता है। मैम, आप हर कोई अपनी मदर से बहुत अटैच्ड होता है, आप भी होंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये कैसे कोई मतलब रोया ही नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत अटैचमेंट होती है सबको। अटैचमेंट हमेशा हार्मफुल है, अटैच विथ डिटैच होना चाहिए। ओके। जितना भी हम कुछ भी, जैसे मेरी ये दोनों हाथ है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच ही रहेंगे तो ये मेरा पावर नहीं है। लेकिन ये अटैच है लेकिन साथ में डिटैच भी हो सकते हैं तो ही मेरा पावर है। तो ये अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट सीखना चाहिए कि जो अटैच है वो डिटैच होगा ही, और जब वो डिटैच होता है तो वो एक पावर में कन्वर्ट होगा। वेरी ट्रू। अब जैसे हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है टेक अवे सेगमेंट, जहाँ पे हमारे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं वो इस एपिसोड से कुछ सीखेंगे, कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और शायद उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हम ला सकें। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूँगी, उसके आप रेमेडीज दीजिए। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस, मम्मियाँ जो होती हैं उनको ज़्यादातर ऐसा होता है कि अरे आज खाना नहीं खाया है, स्ट्रेस हो गया। अरे बेटी जल्दी नहीं आई, स्ट्रेस हो गया। अरे उसको ससुराल में प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस हो गया। सो ये जो स्ट्रेस होते हैं ना, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं डेली बेसिस के छोटे छोटे स्ट्रेस को? एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, मिनिमम 5 मिनट्स लगता है, मिनिमम 5। कि जैसे एक छोटा बच्चा है ना, अगर आपने देखा होगा तो वो जो श्वास लेता है ना तब उसका पेट फूलता है। धीरे 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 हम बड़े होते हैं तब हमारे श्वास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आता है। तो जैसे हमारी स्टार्टिंग हुई थी कि भाई एक माइंड एंड ब्रेन, तो यहाँ पे हमारा माइंड है। तो जैसे ही अगर हम स्ट्रेस में आए, अगर नहीं आए तो रूटीन भी अगर हमने ये प्रैक्टिस डाल दी तो हमारा माइंड पावरफुल होगा। जैसे भी अगर हम ऐसे ही रिलैक्स होके बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, फिर खुद को एक बोलना होता है कि मेरा श्वास और डीपर एंड डीपर उतरता जा रहा है। जैसे ही मैं ये बोलूंगी तो मेरा श्वास धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ, क्योंकि उसको जाने की आदत नहीं है तो यहाँ से भी वो उच्छ्वास बाहर आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम बोलना है, मन में भी हम बोल सकते हैं कि और डीपर, धीरे धीरे ये ड्यूटी तक ऐसे श्वास आ जाता है। जैसे ही वो वहां पे आता है फिर हम रिलैक्स करते हैं। फिर तीसरी चौथी बार के बाद वो श्वास ऐसे ही नेचुरली यहाँ तक आ जाएगा। उस टाइम पे बोलना है कि मेरा बॉडी रिलैक्स। जैसे ही वो श्वास यहाँ पे आएंगे और बॉडी रिलैक्स होगा तो ये जो शोल्डर है ना वो अपने आप ऐसे हो जाएंगे, नेचुरली हो जाएगा। फिर जैसे ही शोल्डर होगा फिर उसके बाद फिर और बोलेंगे कि और डीपर, अपने आप अपनी स्पाइन ठीक होने लगेगी, स्ट्रेट ऐसे। ऐसे भी हाथ होगा ना तो भी ऐसे हो जाएगा। जैसे जैसे श्वास और डीपर होता जाएगा अपना बॉडी का पोस्चर चेंज होता जाएगा। ओके। और फिर वो जैसे ही चेंज हो जाएंगे फिर 3 बार जोर से नाभि से उच्छ्वास को बाहर फेंकना है, 3 बार। तो जो भी दिमाग में अंदर जैसे ये रिलैक्स हो जाएगा। सिर्फ ये 2-5 मिनट लगती है। जब भी इतना कुछ स्ट्रेस आए तो इसको हम ऐसे मैनेज कर ऐसे एक रूटीन हैबिट भी बना सकते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं वैसे एक रूटीन हैबिट भी बना सकते हैं, क्योंकि 2-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। नहीं लगेगा। राइट। अब जैसे कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत सारा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एंगर मैनेजमेंट उनको नहीं आता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना छोड़ दे? अपने नियर एंड डियर वंस, स्पेशली अपने घर के लोग जो उनको सबसे ज़्यादा खुश रखते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं पर उनका गुस्सा ज़्यादातर निकलता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? गुस्सा तो सबको, सबके पास है। और मेरा मानना है कि गुस्सा एक्चुअल हमारा डायमंड है, कोहिनूर है। क्योंकि और जो हमारे पास अगर एक डायमंड का हार है या कोहिनूर है तो हम उसको हर जगह पर यूज नहीं करेंगे।
उसको संभाल के रखेंगे। अरमानी में अगर मैं सब्जी लेने के लिए जाऊंगी तो वो डायमंड का हार पहन के नहीं जाऊंगी। कोई ऐसी वैल्यूएबल जगह पे जाना है तब जाके मैं वो डायमंड का हार पहनूंगी, तभी जाके उसकी वैल्यू रहेगी। तो गुस्सा हर एक किसी के पास है और गुस्से को डायमंड के वैल्यू के जैसे गणना चाहिए कि जब उसकी जरूरत है ना तब हम यूज करेंगे ना तो ही उसकी वैल्यू रहेगी। वाओ, हाउ नाइसली एक्सप्लेन्ड। गुस्सा डायमंड है। डायमंड है, कोहिनूर है। जो वैल्यू जहाँ पे है ना तब वो यूज करो, तब उसकी वैल्यू है, वरना वो वैल्यू नहीं है गुस्से के। अमेजिंग। गुस्से को मैं पॉजिटिव देखती हूँ वाओ, कि अमेजिंग। अपने ग्रोथ के लिए उसको यूज करो, अपने पावर के लिए यूज करो, अपना काम निकालने के लिए। बार बार अगर मैं सब्जी लेने के लिए जाऊंगी और कोई नहीं तो वो सब्जी वाला भी ये तो कांच का नेकलेस है। गुस्से को कांच नहीं बनाना है, कोहिनूर बनाना है। अमेजिंग। सो मैम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है कि उनका दिमाग शांति नहीं बैठता, कई सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, पूरा दिन सोचते रहते हैं, अच्छा इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो वो वैसा किया था। यू नो, ओवर थिंकिंग इज द प्रॉब्लम। तो उनके लिए आप क्या रेमेडी सजेस्ट करोगे? सुबह जब हम ब्रश करते हैं ना तो वो ब्रश करते समय जो भी हम थूकते हैं बाहर निकालते, उस टाइम पे जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जो भी सोच जो हमको नहीं चाहिए वो हमारे अंदर से साथ में निकल रही है, वो सोचना चाहिए। और वो प्रैक्टिस से आपको तुरंत फर्क पड़ेगा कि हाँ यार, बहुत जैसे माइंड एक रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि वैसे भी हम जब ब्रश करते हैं तो जो हम थूकते हैं वो हम वैसे भी वही ऊर्जा बाहर फेंकते हैं। तो साथ में उस टाइम पे थूकने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक जाना है और सोचना है कि जो भी मुझे नहीं चाहिए या कोई किसी की ऐसी बातें हैं जो अंदर से नहीं निकल रही है तो वो अंदर से बाहर निकल रहा है, और फिर आप थूक दो और फ्लश कर दो। वाओ, सो इजी बट सो इफेक्टिव। और एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? अखरोट जो है ना वो सुबह पानी में 12 घंटे तक के लिए भिगो देनी है और रात को वो खानी है। मोस्टली अखरोट रात को भिगोते हैं और सुबह खाते हैं। लेकिन जब हम सुबह पानी में डाल देते हैं उसको और रात को खाते हैं तो अखरोट के अंदर का जो मैग्नीशियम है, जो नींद की गोली में भी मैग्नीशियम होता है, वो मैग्नीशियम हमारे ब्रेन में जाता है और नींद की गोली की साइड इफेक्ट है, अखरोट का साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये 3 वीक तक अगर हम करते हैं तो 21 दिन में पीसफुली जो एक नींद अच्छी बोल सकते हैं वो नींद स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 3 वीक के बाद अच्छी नींद स्टार्ट हो जाएगी तो स्टॉप नहीं करना है, राइट, उसको कंटिन्यू करना है। हाँ। ओके। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आजकल के हर एक जो भी हमें देख रहे हैं उनके पास होगा कि सपोज मेरी एक ड्रीम कार है, उसको मुझे पाना है तो मैं कैसे पा पाऊंगी उसको? अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करके या फिर कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके मैं कैसे उसको पाऊंगी? जो भी चीज हमको लेनी है, कार है, घर है, या बैंक बैलेंस बनाना है, या करियर में भी कहीं पे ग्रोथ करना है, तो जो भी हमें चाहिए उसको एक लॉजिकल टाइम देके एक पेपर पे हमको बैठ के एक वर्कआउट मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा। एक लॉजिकल टाइम, जैसे जो भी चाहिए उसके लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एक लॉजिकल वैल्यूएबल टाइम, वो एक पेपर में डाल के उसको एक तारीख साल के साथ फुल स्टॉप रखना है। जैसे अगर मुझे चाहिए तो 2026 में या 2025 में, लेकिन 25 में तो भी मुझे कौन से मंथ में चाहिए और क्या चाहिए। अगर कार भी लेनी है तो कार का मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, सब स्पेसिफिक वो रखना है तब जाके। और वो कहीं पे भी आप या दीवार पे ऊपर लगा दो या फिर बाथरूम के दरवाजे के पीछे लगा दो, या ऐसी जहां पे हमको रेगुलर वो नजर में आए। जैसे ही वो आएगा हम सोचेंगे तो धीरे धीरे हम वो मैनिफेस्ट करने लगेंगे और वो मैनिफेस्ट होके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पास आ जाएगा।
Wow. Thank you so much, Pinkal जी. It was absolute fun having this conversation. और बहुत सारी आपने ऐसी बातें बताई हैं, बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताई हैं कि मुझे लगता है कि एक और पॉडकास्ट आपके साथ करना पड़ेगा. थैंक यू. Thank you so much. It was pleasure having you. थैंक यू. ये था पिंकल जी के साथ हमारा पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, हमारा जो आज है उसके बारे में, हमें क्या चाहिए, उसको कैसे पाएं, ये सारी बातें की हैं. एंड आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड. Thank you so much for watching this, and furniture courtesy Teroni Furniture Private Limited. Thank you.